नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट मॉडल टेस्ट पेपर 9 नंबर। ये हमारा 9 नंबर का रीट मॉडल टेस्ट पेपर है। दोस्तों, इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप सभी मॉडल पेपरों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर के अंदर शिक्षण विधियां भी साथ रहेगी। जो भी हमारे सब्जेक्ट लिए हैं उनकी शिक्षण विधियां भी साथ रहेगी। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? मनोविज्ञान रहेगी, हिंदी रहेगी, संस्कृत रहेगी। संस्कृत के बाद अगर हम देखें तो हमारे गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये 6 सब्जेक्ट है आज के इस मॉडल पेपर में रहेंगे। सभी के 10-10 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में रहेंगे। तो दोस्तों, एक बार सभी साथी शेयर कर दें, विश्वास के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान के। पहला मनोविज्ञान का प्रश्न है, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है पर इसका अतीत बहुत लंबा है। किसने कहा था? सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, एबिंगहस ने। किसने कहा था कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है पर इसका अतीत बहुत लंबा है? जल्दी से सभी साथी है वो राइट आंसर कमेंट करते जाए मेरे साथ। तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है पर इसका अतीत बहुत लंबा है, ये कहा था एबिंगहस ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मनोविज्ञान में संप्रदाय कितने हैं? 5, 6, 7, 8। बात हो रही है कि मनोविज्ञान में संप्रदाय कितने हैं। तो मनोविज्ञान में आप सभी को पता है कितने संप्रदाय है? 7 संप्रदाय है। 7 संप्रदाय है मनोविज्ञान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बालक की दमित इच्छाएं कैसे मन में जाती है? जो बालक की दमित इच्छाएं होती है वह किस मन के अंदर जाती है? अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन, उपरोक्त सभी। तो बालक की दमित इच्छाएं कैसे मन में जाती है दोस्तों? अचेतन मन में। याद रखना है, बालक की जो दमित इच्छाएं होती है वो किस मन में जाती है? अचेतन मन में जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अभिप्रेरणा प्रारंभ होती है आवश्यकता से, चालक से, उद्दीपक से, प्रेरक से। बात हो रही है अभिप्रेरणा की कि अभिप्रेरणा प्रारंभ होती है। अभिप्रेरणा किससे प्रारंभ होती है? चालक से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभिप्रेरणा को समाप्त करने वाला शब्द है। अभिप्रेरणा है उसको समाप्त करने वाला शब्द है चालक, उद्दीपक, समायोजन, प्रेरक। तो कौन सा है दोस्तों अभिप्रेरणा को समाप्त करने वाला शब्द? तो वो है समायोजन। समायोजन से अभिप्रेरणा है वो समाप्त हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं करती? बुद्धि, अधिगम, समायोजन, व्यक्तित्व। अभिप्रेरणा को इनमें से क्या है जो प्रभावित नहीं करती है? तो दोस्तों व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है जो अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्यक्तित्व नहीं होता है परिवर्तन, परिमार्जित, गतिशील, स्थायी। जो व्यक्तित्व होता है वह नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? व्यक्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही रहेगा। याद रखना है, व्यक्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देवीय प्रवृत्ति होती है इदम, अहम, परम अहम, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर दोस्तों अहम है, अहम। तो देवीय प्रवृत्ति होती है इदम, अहम, परम अहम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है देवीय प्रवृत्ति की। तो क्या होगा आपके? परम अहम। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? बात हो रही है असामान्य बालकों की। तो असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है?
प्रयोगात्मक विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि। तो ये सामान्य बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ होती है दोस्तों? कौन सी होती है? जीवन इतिहास विधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, गैरेट ने प्रेरक बताए 3, 2, 4, 5। गैरेट ने प्रेरक कितने बताए थे? तो दोस्तों गैरेट ने प्रेरक बताए थे 3। याद रखना है, गैरेट ने कितने प्रेरक बताए थे? 3 प्रेरक बताए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन। एक बार सभी साथी अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मेरा लक्ष्य यह है कि राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे सभी साथी हमारे चैनल के साथ जुड़े, जिसमें आप सभी का सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप एक साथी शेयर करोगे तो 10 साथियों को आप चैनल पर लेकर आ सकते हो। और प्रतिदिन आपको रीट का मॉडल पेपर दिया जा रहा है, और एकदम वो भी सही मॉडल पेपर। तो इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, और आपके अपने सभी दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कम से कम 20 से 25 हजार रीट के साथी मेरे साथ जुड़े। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनस्ताप शब्द में संधि है। जो मनस्ताप शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी है? गुण, व्यंजन, विसर्ग या अय्यादि। तो दोस्तों मनस्ताप के अंदर कौन सी संधि है? आपको सामने दिखाई दे रही है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चतुष्कोण शब्द का सही विच्छेद होगा। चतु प्लस कोण, चतु प्लस उष्कोण, चतु प्लस कोण, चद प्लस कोण। तो बात हो रही है चतुष्कोण की। तो चतुष्कोण के अंदर आपके विसर्ग संधि होगी चतु प्लस कोण। ऑप्शन सी आपके सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अचीर और अजीर का सही युग्म अर्थ होगा। शीघ्र और नवीन, आंगन और शीघ्र, शीघ्र और आंगन, आंगन और नवीन। तो दोस्तों अचीर, अचीर का होता है आपके शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र। और अजीर का होता है आंगन। तो याद रखना है, अचीर और अजीर का सही युग्म अर्थ होगा शीघ्र और आंगन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगम और आगम का सही युग्म अर्थ होगा आगम और पुराण, आगमन और जाना संभव नहीं, जाना संभव नहीं और आगमन, पुराण और जाना संभव नहीं। तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है अगम और आगम का सही युग्म अर्थ होगा। अब बहुत जगह आपको आगम दिखाई देता है, बहुत जगह अगम भी दिखाई देता है। तो राइट आंसर होगा अगम का होता है कि जहां हम जानना संभव नहीं है या जान नहीं सकते हैं, और आगम का होता है आगमन। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, जानना संभव नहीं और आगमन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अवलंब और अविलंब का सही युग्म अर्थ होगा तुरंत और बिना देर किए, तुरंत और सहारा, सहारा और बिना देर किए, बिना देर किए और सहारा। तो बात हो रही है दोस्तों यहां पर अवलंब और अविलंब। तो दोस्तों अवलंब है, अवलंब का अर्थ होता है किसी को हमें सहारा देना। क्या देना? सहारा देना। और अविलंब का होता है कि किसी काम को देरी किए बिना, बिना लेट किए करना। तो क्या होगा? सहारा और बिना देर किए। अवलंब का हो जाएगा सहारा, अविलंब का हो जाएगा बिना देर किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अपने लिए किए हुए उपकारों को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपने लिए किए हुए उपकारों को याद रखने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतिज्ञन, कृपण, कुलीन, कृतज्ञ। तो अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला इसका जो एक शब्द होगा वाक्यांश के लिए वो होगा कृतज्ञ। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जिसे खरीद मोल लिया गया हो, जिसे
खरीदा गया हो, जिसे मोल लिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कसेरा, ओजा, कामुद, कृत। सभी एक बार साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए, जिसे खरीद लिया हो, जिसे मोल लिया हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। और आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी एक बार इसको अपने सभी रीट के साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो हमारे साथ जुड़ सके, उनको भी फायदा हो सके, और हमारा चैनल है जिस पर अधिक से अधिक रीट के साथी जुड़ सके। दोस्तों, ये रीट और सीटेट दोनों के लिए भी अच्छा पेपर है। रीट के लेवल फर्स्ट लेवल और लेवल सेकंड के लिए, दोनों लेवल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मिक्स रूप से बनाया गया पेपर है, इसलिए दोनों लेवल के साथ ही आप इसको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपके, वो होगा क्रीत। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम 3 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों के। पहला ही क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं। समीक्षा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि। तो किस विधि को सुकरात, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, सभी स्तर। तो बात हो रही है दोस्तों अनुकरण विधि की। तो अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, द्विभाषी विधि का प्रयोग उपयोगी है। प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च कक्षा में या नर्सरी कक्षा में। तो बात हो रहा है द्विभाषी विधि का। तो दोस्तों, द्विभाषी है वो उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिंदी व्याकरण के 7 और हिंदी शिक्षण विधियों के 3, यानी टोटल 10 क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं संस्कृत के क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, स गच्छति वाक्य से वाच्य परिवर्तन है। स गम्यति, सा गच्छति, तेन गम्यते, मया गम्यते। तो यहां पर वाच्य परिवर्तन करना है। तो स गच्छति, तो राइट आंसर रहेगा तेन गम्यते। ऑप्शन सी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सर्वे गुणा आश्रयंती, बीच में आपको दी गई है खाली स्थान। निधानम, कांचनम, सौंदर्यम, ज्ञानम। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, स तंडुलेन ओदनम पचति वाक्यमिदम संशोधनीयतम। स तंडुलान ओदनम पचति, स तंडुलेन ओदनम पचति, स तंडुलानम ओदनः पचति, सह तंडुलातः ओदनम पचति। स, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स तंडुलेन ओदनम पचति वाक्यमिदम संशोधित है। तो यहां पर देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आपका, स तंडुलान ओदनम पचति। क्वेश्चन चलते हैं 4 की ओर। शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। शिक्ष, शिष, सास, शिक्षा। बात हो रही है शिक्षण शब्द से मूल धातु। तो दोस्तों, शिक्षण शब्द से मूल धातु कौन सी रहेगी, शिक्ष। ऑप्शन ए आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, आभ्यंतरे प्रयत्ना संति पंच, सप्त, एकादश, चत्वार। तो दोस्तों, यहां पर चत्वार रेड कलर में है, तो आप सही मत समझ लेना, यह गलत है, पहले ही बोल देता हूं। आभ्यंतरे प्रयत्ना संति, तो कितने प्रयत्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही रहेगा, पंच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
6 नंबर क्वेश्चन है, पाणिने व्याकरणे सौरा संति दृक्प्लुतो अनुनासिका उदांत अनुदातर स्वरिता उदाता अनुमोदाता। तो दोस्तों पाणिने व्याकरणे सौरा संति, तो यहां पर राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन सी, उदाता अनुदाता स्वरिता। ऑप्शन सी है वो आपके सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। महाभाष्यकार कै अस्ति? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित। महाभाष्यकार राइट आंसर ऑप्शन रहेगा आपके पतंजलि। महाभाष्यकार पतंजलि ही अस्ति। चलते हैं दोस्तों आगे हम देखेंगे 3 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से। पहला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रिया नास्ति? वाद विवाद, विवाद, प्रतियोगिता, नृत्य संगीत। बात हो रही है पाठ्य सहगामी क्रिया नास्ति, तो पाठ्य सहगामी क्रिया नास्ति विवाद। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा, पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है विवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। भंडारकर पद्धति अपर नामस्ति? सूत्र पद्धति, संयोग पद्धति, अनुवाद पद्धति, व्याख्या पद्धति। तो भंडारकर पद्धति अपर नामस्ति, तो राइट आंसर रहेगा आपके वो रहेगा अनुवाद पद्धति। ऑप्शन स रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा संप्रेषणे महत्वपूर्ण भूमिका बहुती? चिंतन से, श्रवण से, भाषण से, लेखन से। शिक्षा संप्रेषणे महत्वपूर्ण भूमिका बहुती। राइट आंसर ऑप्शन ब रहेगा श्रवण से। तो ये थे दोस्तों हमारे संस्कृत के 7 व्याकरण और 3 शिक्षण विधियों के कुल 10 क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन। आपको यह पेपर कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें। प्रतिदिन हमारा रीट का मॉडल पेपर इसी प्रकार आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप अधिक से अधिक रीट के फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों छात्रों और छात्राओं को हमारे चैनल पर जोड़िए। आपसे निवेदन यही करता हूं कि आज शाम तक कम से कम 1000 रीट के साथी हमारे साथ जुड़ने चाहिए। देखते हैं दोस्तों आगे सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, केला पानी तीर्थ स्थल स्थित है? बांसवाड़ा में, बूंदी में, डूंगरपुर में, बारा में। बात हो रही है यहां पर केला पानी तीर्थ स्थल की, तो केला पानी जो तीर्थ स्थल है वो कहां स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। शाही जामा मस्जिद जो बारा में स्थित है किसके समय की बनी हुई है? अलाउद्दीन, शहरशाह, औरंगजेब, हुमायूं। बात हो रही है दोस्तों शाही जामा मस्जिद बारा वाली की, तो यह किसके समय बनी हुई है? औरंगजेब के समय बनी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ राजस्थान का किला है? लाल किले की तर्ज पर कौन सा राजस्थानी किला बना हुआ है? नाहरगढ़ बारा, नाहरगढ़ जयपुर, आमेर जयपुर, जयगढ़ जयपुर। तो बात हो रही है कि दिल्ली का जो लाल किला है उसकी तर्ज पर कौन सा राजस्थानी किला बना हुआ है? तो नाहरगढ़ बारा, बारा का जो नाहरगढ़ किला है वो लाल किले की तर्ज पर बना हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बजरंग पशु मेला लगता है बाड़मेर में, भरतपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, भरतपुर में, ए व स दोनों। बात हो रही है बजरंग पशु मेले की। तो दोस्तों बजरंग पशु मेला बाड़मेर में भी लगता है और भरतपुर में भी लगता है। आपके राइट आंसर ऑप्शन द रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, बाठाड़ू का कुआं रेगिस्तान का जलमहल किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो बात हो रही है बाठाड़ू का कुआं या जिसे रेगिस्तान का जलमहल भी कहा जाता है, तो यह किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर यह स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, उपरोक्त तीनों। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? केवलादेव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, फड़ चित्रण के लिए विश्वविख्यात है। शाहपुरा, मांडलगढ़, आसिंद, वैस है दोनों। तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है फड़। जो फड़ होती है हमारी, जैसे देवनारायण जी की फड़ है, तो ये फड़े होती है, उनका चित्रण है वो विश्वविख्यात किस जगह का है? तो शाहपुरा का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत में किया गया था? किस रियासत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार का गठन सबसे पहले किया गया था? शाहपुरा, झालावाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा। तो किस रियासत में किया गया था? शाहपुरा रियासत में। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रामपुरिया हवेली मुगल, यूरोपीय व हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है, किस जिले में स्थित है? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर या झुंझुनू। जो रामपुरिया हवेली है वो किस जिले में है? वो है बीकानेर जिले में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बावड़ियों का शहर कहा जाता है? टोंक को, बूंदी को, डूंगरपुर को, कोटा को। तो दोस्तों बावड़ियों का शहर सभी को पता है, किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। एकमात्र जंतु कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य भाग है। जंतु कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य भाग कौन सा है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारक काय, ए और बी दोनों। बात हो रही है कि जंतु कोशिका में ही पाया जाने वाला मुख्य भाग, तो कौन सा होगा? तारक काय। तारक काय जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से, हवा से, समुद्र से, चंद्रमा से। शायद इससे सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। सौर ऊर्जा किससे होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सबसे विषैली मछली है? पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली, विद्युत मछली। तो बात हो रही है कि सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे जो विषैली मछली होती है वो होती है पाषाण मछली। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है अमोनिया, जल, मेथेन, कार्बोनिल अम्ल। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? जल पैदा करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? 12.3%, 1%, 3.5%, 10%। तो समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा है वो है 3.5%। 3.5% है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अंडा देने वाला स्तनधारी है? चूहा, मेंढक, कंगारू, प्लेटिप्स। तो दोस्तों अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? प्लेटिप्स है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। बात सूर्य की हो रही है तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन व हीलियम पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस है? हंसाने वाली गैस है हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो हंसाने वाली गैस आप सभी को पता है कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड।
ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आग बुझाने वाली गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। एंजाइम्स है एमिनोपेप्टिडेजेज, तेल, खनिज पदार्थ, उपरोक्त सभी। बात हो रही है एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स कौन से होते हैं? एमिनोपेप्टिडेजेज। ऑप्शन ए सही रहेगा। अब हम आगे देखेंगे गणित के सवाल। दोस्तों आज मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में कराऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में जानकारी दूंगा जिससे आप उनकी अधिक जो जानकारी एकत्रित करना है वो आप अपने आप सोल्व करें। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन गणित के। गणित का पहला क्वेश्चन है 350 रुपए को राम और श्याम में 3:7 में बांटा जाए तो राम का भाग होगा। तो पहले तो हम देखते हैं अनुपात का योग कितना है। तो अनुपात का योग होगा आपके 7। अब रुपए है कुल कितने? 350। अगर हमें 1 का भाग निकालना है तो 350 में 7 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 50 बार। अब हमें पूछा किसका है? राम का भाग। तो अगर राम का भाग हमें निकालना है तो 50 को जो अनुपात है उससे गुणा कर दो। कितना आ रहा है? 50 × 3 150। तो आपके यहां पर 150 आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो राम का भाग कितना होगा? 150 रुपए। यह है तरीका पहले क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 3:x समानुपात 12:20 हो तो x का मान गुट कीजिए, यानी x का मान बताइए। 5, 2, 6, 7। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है निकालने का वो होता है मध्य संख्याओं का गुणा बराबर बाहरी संख्याओं का गुणा। 12x बराबर 20 × 3। तो 20 × 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 60। अगर 60 के अंदर हम 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो x का मान कितना आ गया? 5। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है 8, 14, 16 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है 8, 14, 16 और x चतुर्थ अनुपाती है, वो आपको यहां पर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों अनुपात समानुपात अनुपात 8x बराबर 14 × 16। 8 से कितनी बार घटेगा? 2 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? 14 × 2 28। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक बर्तन में 21 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3:4 के अनुपात में है। यदि बर्तन में 1 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो हम पता कर लेते हैं कि वर्तमान में जो मिश्रण है उसके अंदर कितना दूध कितना पानी। तो 3:4 को अगर हम जोड़ेंगे तो योग होगा 7। 21 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब दूध कितना है पानी कितना है तो 3 से गुणा करके देख लो। दूध रहेगा हमारा 9 लीटर और पानी रहेगा हमारा 12 लीटर। अब बात हो रही है कि यदि बर्तन में 1 लीटर दूध और मिलाएंगे तो 1 लीटर दूध और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और पानी 12 का 12। तो अब अनुपात कितना होगा? तो 10:12 का अनुपात कितना होगा? 5:6। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है 15, 18, 43 एवं 53 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक समान हो जाए। अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक बार हम घटाकर देख लेते हैं। पहले 4 को घटाते हैं। 15 में से 4 15 है, 18 है,
43 है, 53 है। 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11 आएंगे, यहां पर 11 आएंगे, यहां पर 14 आएंगे, यहां पर 39 आएंगे। तो एक समान अनुपात में नहीं हो रही है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं कि 3 घटाएं, तो 3 घटाएंगे तो क्या आएंगे 12, क्या आएंगे यहां पर 3 घटाने पर 15, यहां पर 40 और यहां पर 50। ये एक अनुपातिक संख्या आ रही है दोस्तों। बाकी आप 6 घटाकर देख लेना, 1 घटाकर देख लेना, अनुपातिक संख्या नहीं आएगी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 3 घटाने पर एक समान अनुपातिक संख्या बन जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात क्या है दोस्तों 3:4:5। यदि बैग में कुल 187 रुपये है तो वह बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी। तो दोस्तों यहां पर पहले बात करें 102 की। अगर 102 सिक्के किसके हैं वो तो हम पता कर लेंगे, लेकिन पहले हमें पता करना है यहां पर कि हम सिक्कों की संख्या कैसे निकालें। तो दोस्तों सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हमें संख्या उठानी होगी। हम 34 उठा लेते हैं एक बार कि 34 सिक्के है 1 रुपये के। 1 के अनुपात कितना है दोस्तों यहां पर 3 अनुपात है, तो 34। बाद में बात करते हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे के अनुपात है 4, तो 50 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे 200। कितने होंगे नहीं 34 को अगर हम 50 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे, और 50 को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं, 2 34 और 34। अब 10 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास 10 पैसे के सिक्के 34 और गुणा कितना है इनका अनुपात है 5, तो 34 का अगर हम देखें तो 135 कितना हो जाएगा 34 का हो जाएगा हमारे 175 के अंदर 175 नहीं 170 को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे 70। तो ये आ गया हमारा अनुपात, इनका योग कितना होगा 187। इससे हम 1 रुपए के कैसे पता करें, तो 1 रुपए 34 सिक्के लिए हमने, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास 3 अनुपात में है, तो 3 को जोड़ लो कितना आएगा 102। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा 102। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 102। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी विद्यालय की पहली कक्षा में छात्रों की संख्या 5:8:11 के अनुपात में है। कक्षा 2 में छात्र 112 है, तो उन तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या होगी। कक्षा 2 की ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 2 के अंदर 8 अनुपात है, अनुपात दिया किसके बराबर है 112 के, तो 1 का मान कितना होगा 1 का मान होगा 112/8। तो 112 के अंदर हम अगर 8 का भाग देंगे तो कितना मान आएगा 14। कितना आएगा 14 आएगा। अब 14 को हम 5 से गुणा करेंगे, 14 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 70 आ गया, प्लस अगर 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 112 और 14 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154। अब इन तीनों को यहां पर राइट 154, अगर अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो योग कितना होगा 4 2 6, 5 1 6, 6 7 13, 1 2 3, तो कितना आ गया 336। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आपका 336। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 3 संख्याओं के घनों में 125, 216, 343 का अनुपात है, तो उनके वर्गों का अनुपात होगा। बात हो रही है घन की, तो 125 का अगर घन निकालेंगे तो 5 आएगा, 216 का घन निकालेंगे तो 6 आएगा,
373 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इनके वर्गों का अनुपात क्या होगा, तो 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ऑप्शन बी है वो आपके सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी कारखाने में पुरुष तथा महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात है वो है 16:10। क्या अनुपात है, 16:10 है। यदि 40% पुरुष और 50% महिलाएं निरक्षर है तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है यदि 375 महिलाएं पढ़ी लिखी हो। अब बात यहां पर करें कि 375 महिलाएं पढ़ी लिखी है जबकि 50% महिलाएं हैं वो क्या है, निरक्षर है। तो 350, तो 50% जो महिलाएं हैं वो क्या है, पढ़ी हुई है, और वो कितनी है, 375 है दोस्तों। तो इस हिसाब से कुल महिला कितनी हो जाएगी, 100% महिला, 375 375 750। ये याद रखनी है। कुल महिला कितनी हो गई, कुल महिला हो गई आपके, कुल महिला हो गई 750। महिला की तो हमारे यहां पर बात आ गई। अब कुल महिलाओं का जो अनुपात दिया हुआ है हमें वो कितना दिया हुआ है, 10 अनुपात दिया हुआ है। तो एक महिला का निकालें अगर तो कितना हो जाएगा, 75। एक अनुपात बराबर है 75 के। अब अगर हम 75 को 16 से गुणा करेंगे, 75 को अगर हम 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1200। कितना आएगा, 1200। ये क्या आ जाएंगे हमारे कुल पुरुष। अब 1200 में से हमें निकालना क्या है, साक्षर पुरुषों की। तो निरक्षर पुरुष कितने हैं, 40। तो साक्षर कितने हो गए, 60/100, 2 से 2 0, 12 6 72, तो 720। ऑप्शन आपके बी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 3 ऐसी संख्याएं प्रतीत करो जिनका अनुपात 3:2:5 हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो। पूछा क्या है कि 3 ऐसी संख्या प्रतीत करो जिनका अनुपात 3:2:5 हो और उनके वर्गों का योग क्या हो, वर्गों का योग हो 18:62। तो दोस्तों अब 3 संख्याएं कौन सी प्रतीत करें, तो यहां पर दोस्तों हम ले सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए 7 का अनुपात निकाले, यहां पर 7 का भाग देंगे तो 3 2 5। अब 21 का स्क्वायर करेंगे प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर होगा 441, 14 का स्क्वायर होगा 196 और 35 का स्क्वायर होगा 1225। और अगर 441 प्लस 196 प्लस 1225 को हम जोड़ेंगे तो योग आएगा हमारा 1862। जोड़ कर देख लो आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका यहां पर रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारे रीट का मॉडल पेपर नंबर 9। ये कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और आशा करता हूं कि आप सभी साथी जो भी वीडियो देखेंगे वो एक बार इसको शेयर जरूर करेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और फेसबुक के सभी ग्रुपों के अंदर जो रीट से रिलेटेड है एक बार शेयर जरूर करें।